everyone. So today, welcome to our podcast series. So we all know that child grows. So we have milestones. Motor milestones are there, cognitive milestones are there, and speech milestones are there. So every parent knows that the child starts from head control, and then they start rolling on the bed. They start sitting, crawling, and other milestones. So today we have two very special guests with us. We have Mr. Satendra Kumar, who is also a PhD scholar, and he is an occupational therapist. We all know how occupational therapist is important for a child's development. And we have our another special guest, Mr. Bharat B. Chandra, founder and managing director of SpeechGuess, who is also a parent of a special child on spectrum. So today they both are going to discuss about why occupational therapist is important, what occupational therapist plays a major role in child's development. So I think better that they talk about it. So let's see what happens in the podcast and let's dive into the podcast. Hello viewers, greetings. Today we have with us very special guest, Satendra sir. He is an occupational therapist and he is doing his scholars in PhD. We will discuss about the nitty-gritty of occupational therapy, importance of occupational therapy, and what exactly occupational therapy does in therapy process in child development. So welcome sir in SpeechGuess podcast. Thank you, sir. You are the first one जो एक थेरेपिस्ट हैं जिनसे हम बात करने वाले हैं. It's my pleasure, sir. इससे पहले हम जितने भी लोगों के साथ में पॉडकास्ट किए वो पेरेंट्स थे और हमने उनके एक्सपीरियंस को लिया और उनके जर्नी को हमने शेयर किया. उनकी जो लर्निंग प्रोसेस है वो काफ़ी सक्सेसफुल पेरेंट हैं जिन्होंने अपने बच्चों को ठीक किया है. फिर हमने सोचा कि एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से बात की जाए क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी ऑटिज्म में बहुत बड़ा उसका रोल होता है. बिल्कुल. और तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स को जब फर्स्ट टाइम जब ऑटिज्म का पता चलता है तो पीडियाट्रिशियन से कहते हैं कि आप स्पीच थेरेपी करवाइए. बहुत कम पीडियाट्रिशियन होते हैं जो ये कहते हैं कि आप ऑक्यूपेशनल थेरेपी करवाइए. और पेरेंट्स को ये बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है जब वो फील्ड में आते हैं कि स्पीच थेरेपी क्या है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी क्या है, स्पेशल एजुकेशन क्या है और उसके अलावा डिफरेंट टाइप के थेरेपी हो क्या है. तो आप मुझे बताइए कि क्या है ऑक्यूपेशनल थेरेपी. एक्चुअली आपको ऑक्यूपेशनल थेरेपी बात करने से पहले हम जैसे आपने बताया कि पीडियाट्रिशियन पहले स्पीच के लिए वो करते हैं. रीजन ये है कि बच्चा डायग्नोसिस उसी बेसिस पे हो पा रहा है कि मेरा बच्चा बोल नहीं पा रहा है. वो ऑक्यूपेशनल से रिलेटेड जो उसके प्रॉब्लम है वो बहुत की एरियाज होते हैं, उसको पकड़ने के लिए प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है. पेरेंट्स नहीं पकड़ पाते हैं, उनको ये सीधा दिख रहा है कि मेरा बच्चा 2 साल का हो गया अभी 2 शब्द नहीं बोल पा रहा है. तो एक पहला वो पकड़ते हैं तो स्पीच थेरेपी के लिए रिकमेंड करते हैं. और बट रिसेंटली अभी बहुत सारे पीडियाट्रिशियन है, चाहे न्यूरोफिजिशियंस है, न्यूरोसाइकियाट्रिस्ट सारे रेफर कर रहे हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी के बाद. पहले ये बहुत कम था रेफरेंस, बट अभी डायरेक्ट आ रहे हैं बच्चे. डायरेक्ट आ रहे हैं. और ऑक्यूपेशनल थेरेपी समझने से पहले हमें इसके वर्ड को पहले समझना पड़ेगा. ऑक्यूपेशंस क्या है ना, इसी में हमारा सारा है. और मतलब हम सुबह से लेकर जो शाम तक जो भी चीजें कर रहे हैं सारा हमारा ऑक्यूपेशंस है. और ऑक्यूपेशंस हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होते हैं. अगर हम एक बच्चे को ले लें तो बच्चे का ऑक्यूपेशन क्या है. बच्चे का ऑक्यूपेशन है उसको खाना है, खेलना है, स्कूल जाना है, फ्रेंड्स बनाने हैं, जो भी उसके लीजर्स टाइम है वो है. तो इन सब चीज़ों के बीच में अगर किसी चीज़ को करने में उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसको हर्डल क्रिएट हो रहा है, तब वहाँ ऑक्यूपेशनल थेरेपी की जरूरत पड़ेगी. क्योंकि वो जैसे बच्चा खेल नहीं पा रहा, अपने एज के हिसाब से उसको खेलना नहीं आ रहा है. 1.5-2 साल के बच्चे को इमेजिनेशन प्ले आ जाता है. उसको कार से खेलना, डॉल्स को पहनाना है, ब्रश कराना है, सुलाना है, ये प्रिटेंड प्ले डेवलप होने लगते हैं. ये पूरे 3.5-4 साल 5 साल तक चलता है. इसके बेसिस पर हायर लेवल के कॉग्निटिव इमेजिनेटिव और लॉजिकल थिंकिंग फिर डेवलप होते हैं. और बच्चा फंस रहा था. हम फिर वहाँ प्ले जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, टूल्स है हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी में. तो बेसिकली अगर हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी को एक समझे अगर एक किड्स के लिए, तो ये एक हेल्थ केयर प्रोफेशन है जिसके थ्रू हम फिजिकली बच्चे को दिक्कत है, मेंटली है, सोशली है, इमोशनली है,
डेवलपमेंटल में प्रॉब्लम कर रहे हैं तो उसमें हम बच्चे की हेल्प करते हैं, उसको मैक्सिमम उसके एरिया तक पहुंचाने के लिए। तो ठीक बहुत वास्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपी। इसमें हम एडल्ट के भी मतलब वो करते हैं कि थेरेपी देते हैं इसके थ्रू। लाइक जैसे अब कोई हेड इंजरी केसेस है तो उसको वो अर्लियर वो अपने काम को वापस जाना है, उसके हैंड फंक्शन में प्रॉब्लम है तो हम उसको फिर ऑक्यूपेशंस का जो भी यूज है उसको हम करवाएंगे, या तो प्री उससे जो भी उसके स्किल्स थे वो लर्न करवाएंगे, अगर नहीं कर पा रहा तो हम उस नए स्किल्स को सिखाएंगे फिर। बिल्कुल। सो बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फॉर एग्जांपल यदि किसी का हाथ नहीं है तो फिर बिना हैंड के भी उस फंक्शन को कैसे किया जाए, दैट इज ऑक्यूपेशनल थेरेपी। क्योंकि ऑटिज्म के केस में, न्यूरोडाइवर्सिटी के केस में वो अपने सारे फंक्शंस को ही नहीं कर पा रहे हैं, तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी के वो यूज करके वो सारे फंक्शंस करवाते हैं, चाहे वो सोशल कम्युनिकेशन की बात हो, चाहे वो प्ले की बात हो, चाहे और भी फंक्शंस हो जो बच्चों को करने चाहिए और चूंकि बच्चे नहीं कर रहे होते हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट अपनी स्ट्रेटजी यूज करके वो उन सारी चीजों को करवाता है। ओके, राइट सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सो सर बेसिकली ऑक्यूपेशनल थेरेपी में जहाँ तक मैं लर्न किया हूँ 4-5 बहुत बेसिक एलिमेंट्स होते हैं कि पहला एलिमेंट है प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, सेंसर इंटीग्रेशन। सेकंड एलिमेंट है फाइन मोटर्स एंड क्रॉस मोटर्स। थर्ड एलिमेंट है आपका प्ले बेस्ड अटेंशन डेवलपमेंट एंड फोर्थ है आपका प्ले बेस्ड कॉग्निशन डेवलपमेंट। इसमें और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन इन सब में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस इसका है। जैसे आपने बाकी एरियाज बताया, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा एरिया है असेसमेंट है। वो सबसे मेन पार्ट हमारा असेसमेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ असेसमेंट हम तभी प्लान कर सक पाएंगे कि बच्चे किस एरियाज में ज्यादा प्रॉब्लम है। असेसमेंट हमारा हर एरिया के लिए अलग अलग है। प्ले का असेसमेंट अलग है, सेंसरी के अलग है, कॉग्निटिव के अलग है, ग्रोथ के अलग है, फाइन मोटर के अलग स्केल्स हैं। सब सारे स्टैंडर्डाइज्ड स्केल से यूज होते हैं। कॉग्निशंस के भी असेसमेंट आप लोग करते हैं? हाँ, कॉग्निटिव के भी असेसमेंट है। नॉर्मली वो तो साइकोलॉजिस्ट करते हैं। हाँ, कॉग्निटिव में विजुअल परसेप्शन जो पार्ट है ओटी के अलावा कोई नहीं कर सकता। अच्छा, ओटी ही करता है? बिल्कुल, ओटी ही करते हैं। विजुअल परसेप्शन पूरा ओटी के राइट होता है। विजुअल परसेप्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है और आपका ही मैं एक वेबिनार में मैंने विजुअल परसेप्शन के बारे में सुना और मैं बहुत एक्साइटेड हुआ। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बड़ी इंजीनियरिंग है। बिल्कुल, आई मीन बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी जो भी आपने जो ओटी के जो एरियाज बताए जो, तो मेरे ख्याल से अगर रिफ्लेक्सेस जो आपने जैसे बताया प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस, अगर हमारा जो लर्निंग होता है पिरामिड बेसिस होता है, तो हमारा जो बेस होता है वो रिफ्लेक्सेस होते हैं, फिर सेंसरी होते हैं, फिर ग्रॉस मोटर, बायलैटरल कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, देन कॉग्निशन। अगर बीच में कहीं भी लैकिंग है बच्चे का देन ही विल नॉट यूज हिज कॉग्निशन। चढ़ नहीं पाएगा। अपने को हम उसको सिखा रहे हैं, भैया सीखो, सीख नहीं पा रहा। रीजन क्या है? उसका फाउंडेशन नहीं है। तो रिफ्लेक्सेस आने जरूरी है, जाने भी जरूरी है। अगर बच्चे में रिफ्लेक्स नहीं आए फिर भी दैट मींस कि अभी उसका नर्वस सिस्टम उसमें पकड़ा गया, कहीं ना कहीं लैकिंग है, प्रॉब्लम है। तो रिफ्लेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अर्ली स्टेज में उसको डिटेक्ट करना और एक टाइम से उसको इंटीग्रेट करना। तो इसमें बहुत सारे रिफ्लेक्सेस जो मेन रिफ्लेक्सेस जो हम काम करते हैं ज्यादा, तो मोरो रिफ्लेक्स जिसको ज्यादातर हम लोग स्टार्टर रिफ्लेक्स बोलते हैं, चौंकना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो उसके बाद हमारा एटीएनआर रिफ्लेक्स जिसको बोलते हैं, ये हम जितने भी लर्निंग के लिए बहुत जरूरी है इसका इंटीग्रेट होना। अगर ये रिटेंड है तो बच्चे को आपको रीडिंग इश्यू आएंगे, परसेप्शन इश्यू आएंगे, फोकस अटेंशन इश्यू आएगा, आई हैंड कोऑर्डिनेशन इश्यू आएंगे। तो टीएलआर रिफ्लेक्स होते हैं हमारे बच्चों में, जिसको टोनिक लिबरेंथिंग रिफ्लेक्स बोलते हैं। ये आपको 7-8 मंथ्स में के बाद चले जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं। अगर किसी रीजन से नहीं हो पा रहे हैं तो बच्चे में सिटिंग इशू आएगा, क्लासरूम में बच्चा बहुत लंबा नहीं बैठ पाएगा, उसका कोर मसल पूरा वीक हो जाएगा, बिल्कुल पोस्चर ही आएगा। ये फिर टीएलआर स्पीच को भी हैम्पर करेगा, क्योंकि आपको स्पीच के लिए बिल्कुल कोर अच्छा होना चाहिए, एब्डोमिनल यूज होना चाहिए। फाउंडेशन हमारे स्पीच का यहीं से है। अगर बच्चा बिल्कुल फ्लैक्स पोस्चर है,
देन यूज नहीं कर पाएगा अपने उसके। तो उसके अलावा बहुत सारा और बेसिक रिफ्लेक्स है, जैसे बेबिंस्की रिफ्लेक्स है, ये पूरा हमारा बेबिंस्की रिफ्लेक्स जो 2 मंथ्स के बेबी तक होता है, 3 मंथ्स में 4 मंथ्स में भी मैक्सिमम मिलेगा, उसके बाद नहीं मिलता है। इंटीग्रेट हो जाना चाहिए। बट अभी देख रहे हैं मुझे 6-6 साल के बच्चों में इंटीग्रेट नहीं हो रहे हैं बेबिंस्की रिफ्लेक्स। ये हमारा पूरा वेस्टिबुलर सिस्टम को डिस्टर्ब करता है, तो इसको इंटीग्रेट होना जरूरी है। तो वही देखा जाता है हमारा रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हम काम किए जा रहे हैं और सेंसरी सारा अफेक्ट करता है। रिफ्लेक्सेस अगर है तो सेंसरी आपको बच्चे का जाएगा ही नहीं, वो आएगा जाएगा। पेरेंट्स को प्रिमिटिव रिफ्लेक्स के बारे में बहुत नॉलेज लेना चाहिए और ये जानना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और इसलिए चूंकि वो आपके लर्निंग पिरामिड में एकदम बेस में आता है और जब तक बेस में आपको फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं रहेगा, बिल्कुल एग्जीक्यूटिव आएगा नहीं, बिल्कुल पहुंच नहीं पाएगा। बच्चे को स्पीच में इशू आ रहे हैं, कॉग्निशन प्रॉब्लम आ रहे हैं, तो ये रिफ्लेक्स ऐसा है, पेरेंट्स ट्रेनिंग लेके खुद से भी ना थेरेपी को ऑब्जर्वेशन में कर सकते हैं। ऐसा बहुत ज्यादा इसमें वो नहीं है, मतलब ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा स्किल्स की जरूरत है, प्रायर नॉलेज की जरूरत नहीं है। पेरेंट्स भी ये कर सकते हैं, थेरेपिस्ट से कंसल्ट करके ट्रेनिंग लेके। मोस्टली मेरे पास जो पेरेंट्स आते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि वो ट्रेनिंग लें। मैं अपने सेशंस में पेरेंट्स को बैठाता हूँ, आप ऑब्जर्व करो, आप नोट बना सकते हो। अब मे बी मैं वीडियो भी अलाउज कर देता हूँ, क्योंकि अपने बच्चे का बस क्योंकि पेरेंट्स ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ बच्चा 1 घंटा है, आपके साथ पूरे दिन है, तो आप करेक्शन ज्यादा कर सकते हैं, आप ज्यादा सिखा सकते हो। तो पेरेंट्स ट्रेनिंग और बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट मैं इस बात को मानता हूँ कि बच्चे को ठीक करने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो पेरेंट्स है। थेरेपिस्ट एक सपोर्ट सिस्टम है, गाइडेंस है। आप करेक्शंस करना है, आप एरर कर रहे हैं तो उसको करेक्ट करेंगे। हम एक स्टिमुलेशन दे सकते हैं सिमुलेटेड एनवायरनमेंट्स में, बट रियल एनवायरनमेंट में बच्चा आपके साथ है, पेरेंट्स के साथ रियल रेगुलेशन आपके साथ सीखेगा। हमारे साथ रूम में बिल्कुल, क्योंकि वो एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट है, बच्चे को भी समझ में आता है कि मुझे 1 घंटे झेलना है, मुझे 1 घंटे आउटसाइड वेरी इंपॉर्टेंट है। बच्चे को रियल वर्ल्ड में कैसा बिहेव कर रहा है वो आपके हाथ में है ना। तो इसलिए पेरेंट्स ट्रेनिंग बहुत जरूरी है। तो पेरेंट्स ट्रेनिंग बेसिकली रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन हो गया। सेंसरी के लिए ट्रेनिंग थोड़ी जरूरत होती है बेसिक ना, तो लेकिन बेसिक जो सेंसरी एक्टिविटीज है, सेंसरी डाइट जिससे हर पेरेंट्स सीखना चाहिए। नया टर्म्स है सेंसरी डाइट, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। हर पेरेंट्स को सेंसरी डाइट लेना चाहिए, अपने थेरेपिस्ट से सीखना चाहिए और अपने बच्चे को देना चाहिए। अदरवाइज बच्चा खुद अपना सेंसरी डाइट पूरा करेगा, वो फिर उसके सिस्टम को सब डिस्टर्ब करेगा। फूड इंपॉर्टेंट है बस बिल्कुल उतना ही इंपॉर्टेंट हर किसी के लिए सेंसरी डाइट जरूरी है। हर किसी हम भी लेते हैं बिना सेंसरी डाइट। कोई किसी हम गाना सुन लेते हैं, कभी हम जिम जा रहे हैं, हमको रनिंग बहुत जरूरी है, किसी को फूड जरूरी है, किसी को ये वो है जो सेंसरी डाइट थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से चाहिए। बिल्कुल डायनामिक्स चेंज हो गया है। एक्चुअली उनका हमारा जो हमारे रिसेप्टर्स है न ओवर है न अंडर है, हमारा ऑप्टिमल लेवल पर है, दैट्स व्हाई रेगुलेटेड है। अब जो सेंसरी वाले हमारे बच्चे हैं उनका कोई सेंस बहुत ऊपर है, ओवर है, कोई सेंस अंडर है, तो जो अंडर रिस्पॉन्सिव है वो उनको बहुत सेंसेस चाहिए, तभी वो एक लेवल पर आकर एनवायरनमेंट में अपने आप को थोड़ा अच्छा फील कर पाएंगे। तो बच्चे कभी कभी तो पूरा ही नहीं कर पाते हैं अपना, लगे हुए हैं, बच्चा अपना पूरा जंप कर रहा था कि मेरा प्रोफेसिव फील हो जाए, मिल नहीं पा, उसको करेक्ट पता ही नहीं है कैसे क्या करेक्ट वे है। उस चीज को जो बेसिकली सेंसरी इंटीग्रेशन में करते क्या है, जो बच्चे की जरूरत है वही हम थेरेपेटिकली देते हैं, ग्रेडेड देते हैं बच्चे को ना, राइट टू चैलेंज देते हैं। बच्चे को पता नहीं है कि मुझे 50 बार जंप करना है कि 10 बार करना है, वो किया जा रहा है। कल वो एक टर्म यूज किया था कि यदि सेंसरी डाइट सही तरीके से नहीं मिलेगा, तो बच्चा अपने तरीके से सेंसरी स्टार्ट करेगा, सेल्फ थेरेपी ब्रेन स्टार्ट कर देता है, सेल्फ थेरेपी स्टार्ट करेगा और फिर वो अनकंट्रोल तरीके से अनकंट्रोल होगा। बिल्कुल। अब जैसे मान लीजिए ट्रैम्पोलिन पेरेंट्स ने रख रखा है, बच्चे को उसको पता ही नहीं कि मुझे कितना चाहिए, फिर वो क्या करेगा, ज्यादा लेगा, अराउजल लेवल बढ़ जाएगा। अराउजल लेवल बढ़ गया उसको अराउजल लेवल फिर कम करने के लिए कुछ और बच्चा करेगा, फिर वो सीरीज सी बन जाती है पूरी ना, एक लूप में बच्चा फंस जाता है, फिर वो क्या करे। तो सेंसरी डाइट देना है बट कंट्रोल देना है, थेरेपिस्ट के गाइडेंस में देना है। तो सर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें आता है कि अभी भी आप देखेंगे तो स्पीच डिले होना या फिर लैक ऑफ स्पीच होना एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है, जो कि पेरेंट्स आज भी उसी को लेके आता है कि मेरे बच्चे को प्रॉब्लम है। लेकिन आप मुझे ऐसे सिम्टम्स बताइए या रेड फ्लैग्स बताइए जो उससे बहुत पहले आ चुका होता है। बिल्कुल, हाँ।
तो अगर हम स्पीच की बात करें तो ओरल मोटर की हम बात करते हैं पहले। राइट। तो मैं सिम्टम्स कह रहा हूँ, ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो स्पीच से पहले ही इंडिकेट करते हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम आ गया है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत सारे रिसर्च अभी देखे गए हैं कि जिन बच्चों को फाइन मोटर प्रॉब्लम है, राइट, तो वो आगे स्पीच में प्रॉब्लम आ रही है। राइट। जो बच्चे जिसने 2 साल के एज में अच्छा फाइन मोटर मैनिपुलेशंस बहुत अच्छा किया कर लेते हैं, हाँ। तो हम एस्टिमेट कर सकते हैं कि 4 साल में बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स वर्ड बोल सकता है। यस यस एग्जैक्टली। और उसके बाद बच्चे का रिफ्लेक्स डिपेंड करता है। कहीं ना कहीं फाइन मोटर्स ऑफ हैंड, पर्टिकुलरली हैंड, बिल्कुल हैंड का फाइन मोटर हमारा स्पीच डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं रिलेशन है। बेसिकली हमारा जो ब्रेन स्टीम जो होता है, ब्रेन स्टीम ब्रेन का एक पार्ट है, राइट। वो फाइन मोटर और रिफ्लेक्स के जो हमारे न्यूरल पाथवे है ना, वो ओरल से कनेक्टेड होता है। ओके। तब जिसे हमारा 2-3 हमारे रिफ्लेक्सेस होते हैं ओरल में। बेबिन्स की रिफ्लेक्स, एक तो रूटिंग रिफ्लेक्स होते हैं हमारे बच्चों में जो फीडिंग के लिए हेल्प करते हैं बच्चे को। सकिंग रिफ्लेक्स होते हैं, गैग रिफ्लेक्स होते हैं, उस तरह बहुत सारे बाइट रिफ्लेक्स भी होते हैं टंग ना। तो ये होता क्या है कि ये टाइम टू टाइम ये रिफ्लेक्स इंटीग्रेट नहीं होते हैं, ये पूरा फिर स्पीच को ना हैम्पर करते हैं। राइट। फाइन मोटर नहीं डेवलप होने का फिर रीजन कुछ और है। अगर बच्चे का टीएलआर इंटीग्रेट नहीं हुआ है तो आपको फाइन मोटर प्रॉब्लम आएगी। फाइन मोटर में इशू इसलिए आएगा कि टीएलआर क्या करेगा, ट्रंक रोटेशन को प्रॉब्लम करेगा, मिड लाइन क्रॉसिंग नहीं आएगी आपकी, हैंड डोमिनेंसी नहीं आएगी आपके, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट डेवलप होगा ना राइट डेवलप होगा ना। बायलैटरल मिड लाइन क्रॉसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 3-4 पॉइंट है जिसके बारे में हम लोग बहुत बाद में बात करेंगे। अभी मेरा जो क्वेश्चन ये था कि एक स्पीच डिले तो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि बच्चे में प्रॉब्लम है या फिर ऑटिज्म के सिम्टम्स हैं। उससे पहले ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि बच्चे में प्रॉब्लम्स आ रहा है? फॉर एग्जांपल जैसे आज के टाइम में आप देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे करते हैं कि उन्होंने क्रॉलिंग ही नहीं किया, सीधा चलने स्टार्ट करते हैं। पेरेंट्स बहुत प्राउड होते हैं कि मेरा बच्चा तो सीधा चलता है, जबकि क्रॉलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। गॉड साइंस, गॉड पोजीशंस बोलते हैं क्रॉलिंग को। राइट। बच्चे के लिए ना गॉड पोजीशंस होते हैं वो। राइट। अगर हम अर्ली साइंस के डेवलपमेंट में कोई भी बच्चा अगर फंसेगा, राइट, तो वो बिल्कुल रेड साइंस देने लगते हैं। कभी कभी क्या होता है इजीली, अदरवाइज कभी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी पड़ती है। रेड साइंस हर बच्चा देता है, तो उसमें रेड साइंस को हमें पकड़ने होते हैं। जैसे बेसिक अगर कोई बच्चा बिल्कुल अर्ली स्टेज में जाते हैं, हम 6 मंथ में चले जाते हैं। 6 में सिटिंग आ जाती है बच्चे की, 6 मंथ में सिटिंग आ जाती है। सिटिंग के बाद आपको फिर ना प्ले करना आने लगता है। सिटिंग के बाद बच्चा सिटिंग इसलिए आता है कि प्ले कर सको, क्रॉलिंग के लिए फिर रेडी होता है बच्चा। तो बच्चे का वो देखना है कि ये क्रॉस करके पकड़ पा रहा है कि नहीं, अपना मिड लाइन आ रहा है कि नहीं, बायलैटरल कितना यूज कर रहा है, और ना फिर उसके बाद वो हैंड फंक्शन उसमें डेवलप होने स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब स्पीच के लिए डेवलपमेंट फिर उसमें फिर 1 साल आते आते फिर ना आने लगते हैं बच्चों को ना साउंड्स और ये सब ना। तो क्रॉलिंग उसके बाद आते हैं। क्रॉलिंग के बाद भी ना फिर आपको नीलिंग, हाफ नीलिंग, ये सब स्टेजेस होते हैं। आजकल बच्चे गुजर ही नहीं रहे उससे। आपको नीलिंग से गुजरना है, नी वॉक करते हैं बच्चे, हाफ नीलिंग करते हैं। अभी जो बच्चे फ्लोर से डायरेक्ट उठ रहे हैं नीलिंग से, तो वो बिल्कुल साइन है कि आपको कोर मसल अच्छा नहीं है। फिर वो डेवलपमेंट में भी आपको इशू करेगा कहीं ना कहीं। अर्ली साइन में फिर बच्चा पॉइंटिंग नहीं कर रहा है। पॉइंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपका जो कम्युनिकेशन है दैट इज पॉइंटिंग है, बिल्कुल। और पॉइंटिंग बच्चे में आनी चाहिए। इमिटेशन बहुत जरूरी है। साल भर का बच्चा बेसिक इमिटेशन करते हैं, डू दिस, पिकअप, सब इमिटेशन आने लगते हैं। इमिटेशन नहीं आ रहे बच्चे के, वो फिर प्रॉब्लमेटिक है, कहीं ना कहीं बच्चा फंस रहा है। उसके बाद स्ट्रेंजर एंजाइटी नहीं है, किसी के पास भी चला जा रहा बच्चा। साल भर के बच्चे में पता चल जाता है कि मेरा फैमिली मेंबर से, ये आउटसाइडर्स है। स्ट्रेंजर एंजाइटी बहुत जरूरी है। उसके बाद इमोशनल अटैचमेंट डेवलप होना बहुत जरूरी है। मदर के पास चिल्नेस, बच्चा रो रहा है कि नहीं रो रहा है। उसके बाद ट्वाइस से अटैचमेंट होने लगते हैं बच्चे को। वो अपने, ये मेरा पर्सनल एरिया है ये ना। तो अभी जैसे डेवलपमेंटल में इश्यू बच्चे को क्या होंगे, प्रीऑक्यूपाइड हो जाएंगे, लिमिटेशन में आते जाएंगे। सेंसरी क्या करेगा, जब से सेंसरी इश्यू जाएंगे बच्चे को, तो ब्रेन क्या करेगा, प्रीऑक्यूपाइड करेगा, कंसाइज करेगा, ताकि उसको ज्यादा लोड ना पड़े, कम से कम काम करना पड़े, कम से कम इंटरेक्शंस हो, ताकि उसको लोड ना पड़े ना। तो जैसे ऑटिज्म वाले बच्चों में हमारे क्या है, ऑटिज्म बच्चे को बिल्कुल लिमिट में रखना चाहता है। मींस अपने दुनिया में रहना चाहता है। एक ही टॉयस से खेल लो, तो कुछ मत बोलो, एक तरह का खाना खा लो, एक तरह की जगह में रह लो, एक ही रूट से खोलो, मतलब लिमिट है। आप जहाँ भी जाएंगे लिमिट है, हमें उसी को ब्रेक करना है, हमें उस लिमिट को तोड़ना है, एक्सपेंड करना है।
तो ये ऑटिज्म का मेन है, उसको लिमिट में रखना है बच्चे को। रीजन के लिमिट में रहना इजी होता है, राइट इजी होता है, चैलेंजेस नहीं मिलते हैं। राइट, तो ये है, अर्ली साइंस पकड़ना बहुत जरूरी है। और क्योंकि ऑटिज्म अभी देखें तो कोई मेडिसिन नहीं है, राइट, सबसे अर्ली इंटरवेंशन ही बेस्ट, मतलब इसका ट्रीटमेंट है, बेस्ट है। और अर्ली इंटरवेंशन ही पहले तो 2-2.5 साल बोलते थे, अभी तो मेरे ख्याल से लेस देन 15 ईयर्स आने चाहिए बच्चे को। 15 मंथ्स में बच्चे आ जाने चाहिए, आ जाने। इसमें पीडियाट्रिशियन का रोल है बहुत बड़ा, कि वैक्सीनेशन के लिए बच्चा जा रहा है, राइट, वो रेड साइंस इजिली पकड़ सकते हैं, उनको बताना चाहिए कि आपका बच्चा फंस रहा है, राइट, क्योंकि 5-10 मिनट बच्चा रह रहा है उनके पास, 5-10 मिनट बहुत है रेड साइंस पकड़ने के लिए पकड़ सकते हैं। सर जैसे आप कह रहे थे कि क्रॉलिंग बहुत बड़ा माइलस्टोन है, और इनफैक्ट यदि मैं कहूँ तो जैसे बर्थ क्राई का जो इम्पोर्टेंस है वही इम्पोर्टेंस क्रॉलिंग का है। लेकिन उससे पहले मैं एक और मैं एक्सपीरियंस किया और मुझे जो लगता है कि बहुत इम्पोर्टेंट है वो है माउथिंग। और आज के टाइम पे इसीलिए मैं 3 माइलस्टोन को बहुत ही मेजर माइलस्टोन मानता हूँ। फर्स्ट वन इज अ बर्थ क्राई, सेकंड वन इज अ माउथिंग या टीथिंग कह लें, और थर्ड वन इज अ क्रॉलिंग। माउथिंग में भी क्या होता है कि जब बच्चा माउथिंग स्टार्ट करता है तो बेसिकली वो चीजों को एक्सप्लोर करने स्टार्ट कर रहा होता है, टेक्सचर्स को देख रहा है, उसको फील कर रहा है। लेकिन पेरेंट्स क्या कहते हैं, डोंट टच, माउथिंग मत करो, उन्हें माउथिंग करने के लिए मना करते हैं। बिल्कुल। तो आप मुझे माउथिंग का इंपॉर्टेंस बताइए कि माउथिंग का क्या इंपॉर्टेंस है। तो माउथिंग बहुत जरूरी है। आप ये देखें, अगर माउथिंग से क्या होता है कि उसके जितने भी ओरल सेंसिटिविटी है, एक तो वो चला जाएगा बच्चे का, एक्सपोजर होगा उसको, टेस्ट वर्ड्स डेवलप होंगे उसके, तो वजह चीजों को समझने की स्टार्टिंग वहीं से होती है। इनफैक्ट वो सिर्फ माउथिंग करके ही समझ रहा होता है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ईटेबल है, कैसा है, ट्रायंगल कैसा शेप है, शार्प है, हार्ड है, सॉफ्ट है, सब यहीं से कनेक्ट है। क्योंकि उस समय उसका पाम का पहला लर्निंग सोच ली यहीं से स्टार्ट हो रही है बच्चे की। बट आजकल के टाइम में क्या है, मेरे पास अभी रिसेंट एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बच्चा अभी 1 ईयर हो रहा है मुझे, अभी उसकी सिटिंग पर काम कर रहे हैं हम लोग, अभी स्टैंडिंग नहीं आई बच्चे के साथ। हाँ 1 ईयर, अभी कुछ सिंड्रोम है उसे, उसकी वजह से फिजिकली, तो वो बिल्कुल अलाउ नहीं कर रहे हैं उसको, एक मतलब रिंग्स को भी डालने अलाउ नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल उसको ऐसा कर दिया मना, बिल्कुल बच्चा भी समझ गया है कि मुझे मना कर रहे हैं, बिल्कुल डर जा रहा है, मना करते हैं रख दे रहा है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि पेरेंट्स माउथिंग के लिए मना करता है ड्यू टू हाइजीन इश्यू, लेकिन माउथिंग से पूरी दुनिया को एक्सप्लोर करता है, बिकॉज़ वो हाथ से फील नहीं कर पाता है, क्योंकि वो सेंसेस उस समय मैच्योर नहीं हो पाता, तो माउथ से ये एक्सप्लोर करता है, एंड वहीं से उसका कॉग्निशन डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, ब्रेन का रेगुलेशन स्टार्ट होता है, बहुत सारे रिफ्लेक्सेस उसी से जाएंगे, बहुत सारे रिफ्लेक्सेस वहीं से इंटीग्रेट होंगे, बिल्कुल, और वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये लैक ऑफ माउथिंग जो है मतलब 2-2.5-3 साल तक बच्चों को चलती है नेचुरली, बिल्कुल 3 साल तक चलती है। इनफैक्ट मैं इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मेरा बच्चा बहुत थम्स अप कर रहा है, मतलब क्या प्रॉब्लम है, करने दो थम्स अप, क्योंकि थम्स अप में भी कहीं ना कहीं माउथिंग कर रहा है, बहुत एक्सेसिव जो थम्स अप करता है तो प्रॉब्लम है, वो नहीं करना चाहिए। एक्सेसिव वाले में प्रॉब्लम आती है, आपका अपर पैलेट ऊपर चला जाएगा, आपको फिर तालू वाले जितने साउंड है वो सब प्रॉब्लम आएगा, टंग अप एलिवेशन मुश्किल होगा, उसके बाद थंब खराब हो जाएगा आपका, ओवर एक्सटेंडेड हो जाएगा थंब। तो मेरे पति को बहुत सारे थंब सकिंग केसेस आए हुए हैं करने के लिए, जो एक्सेसिव वाले, हाँ एक्सेसिव वाले, ओवर एक्सेसिव, थोड़ा बहुत कर रहे हैं। थंब सकिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सूथिंग सेल्फ, सूथिंग करने के लिए थंब सकिंग बच्चा करता है, अपने आप को काम डाउन करने के लिए, सोने के लिए एक प्रोसेस है। तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने भी किया हुआ थंब सकिंग, सबने मोस्टली किया हुआ थंब सकिंग, हाँ। लेकिन अब जो सेंसिटिव वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा मॉनिटर करना है, राइट, कि ज्यादा ना करें, क्योंकि यदि ज्यादा करेगा तो उससे पूरा ओरो रीजन ये है उनका ज्यादा बढ़ने का, क्योंकि उनका प्ले डेवलप नहीं हुआ रहता है, तो वो अपने आप को डाइवर्ट नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो ज्यादा हो जाता है, राइट। तो यदि बच्चा बहुत ज्यादा थम्स अप कर रहा है तो पेरेंट्स को एक बार कंसल्ट जरूर कर सकते हैं, या कर लेना चाहिए, या इसलिए थम्स अप कर रहा है बिकॉज वो प्ले में नहीं जा पा रहा है, और यदि उसमें उस वजह से थम्स अप कर रहा है तो फिर देखना पड़ेगा। हाँ देखना पड़ेगा, बिल्कुल। राइट, जैसे आप क्रॉलिंग की बात कर रहे थे, हम लोग क्रॉलिंग कितना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, क्रॉलिंग करने नहीं दे रहे हैं पेरेंट्स, बिल्कुल ना। और सबसे बड़ी बात है कि क्रॉलिंग करने ना देना वो इसलिए भी हो रहा है बिकॉज एक तो पेरेंट्स का एक रहता है हाइजीन इश्यू, पेरेंट्स को आजकल ये भी रहता है कि अभी एक जो वॉकर आता है, जो राउंड वाले वॉकर है, वो पेरेंट्स देते हैं और सीधा वो चलना स्टार्ट कर देता हूँ, फिर माइलस्टोन बीच में बिल्कुल फिर माइलस्टोन खत्म हो गया, लेफ्ट राइट का ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है वो मिल नहीं पाता। मैंने बहुत सारे अभी रिसेंट जो मैं अपना मेरा पीएचडी थी चल रहा है, उसमें मैंने क्रॉलिंग का भी डाला हुआ उसमें, तो उसमें मेरा ये था कि जो क्रॉलिंग नहीं किया बच्चों का, उनका लर्निंग कैसा है, जो क्रॉलिंग से गुजरे उनका लर्निंग कैसा, तो मोस्टली जब क्रॉलिंग से बच्चा नहीं गुजरा तो आपका एटीएनआर रिफ्लेक्स जो है, जो हमारा हेड उसका पुअर है, ट्रैकिंग पुअर है, उसका बिल्कुल
आपको मैथ में फंस रहा है बच्चा, लॉजिकल थिंकिंग पुअर है उसके बच्चे का, जो भी क्रॉलिंग से नहीं गुजरे हैं, वो आगे हायर लेवल पे एकेडमिक कहीं ना कहीं गड़बड़ आएगा। स्टार्टिंग में पकड़ तो नहीं आता, जब हायर लेवल को आएंगे जब स्टडीज ना उसमें प्रॉब्लम आएगी, उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए क्रॉलिंग तो बहुत जरूरी है जाना। सो आपका बेसिकली जो कम्युनिकेशन डेवलपमेंट होता है बच्चे का, जैसे कि आपने फिंगर पॉइंटिंग का, फिंगर पॉइंटिंग इज द फर्स्ट कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। बहुत सारे होते हैं, बहुत 5-6 बेसिक कम्युनिकेशन बेसिक हैं, जिसमें से फिंगर पॉइंटिंग का इम्पोर्टेंस बहुत है, बहुत ज्यादा। जैसे हमने कहा बच्चे को कि बेटा कहाँ जा रहे हो, अब उसे नहीं पता है कि वो कहाँ जा रहा है, बिकॉज उसे नेम नहीं पता है। मैं 1 साल के बच्चे की बात कर रहा हूँ, तो ये कहता है कि मैं आगे जा रहा हूँ, तो दैट फिंगर पॉइंटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि उसे पता है कि मैं आगे सामने जा रहा हूँ। मैं यदि कहता हूँ कि फैन कहाँ है तो फैन को बताता है, मैं कहता हूँ कि लाइट कहाँ है तो लाइट को बताता है। ये जो पॉइंटिंग है, बच्चे की पॉइंटिंग आने से पहले ना ज्वाइंट अटेंशन आता है। राइट। छोटे बच्चे को चंदा मामा, बच्चा उसमें पॉइंटिंग नहीं आई रहती है, लेकिन वो हमारा देख रहा होता है। राइट। उसके बाद ज्वाइंट अटेंशन पहले आता है। राइट। ज्वाइंट अटेंशन आएगा बच्चे का, उसके बाद पॉइंटिंग, तभी तो वो बताएगा पंखा है, वो टॉयज दे दो मुझे, ये बिस्किट दे दो मुझे। इसका मतलब वो एक बार सिखाना पड़ेगा, मतलब हमें भी कराना है बच्चे को। अच्छा, ज्वाइंट अटेंशन पे काम करना है। राइट। डिफरेंट चीजें पूछनी है बच्चे को, ये देखो क्या है, ये पहले लोग करते थे हमें गोदी, आजकल लोग मोबाइल में क्रॉलिंग, बच्चा क्रॉलिंग में डाल रखा है, खुद बता ही नहीं रहे, ये देखो बर्ड्स है, ये देखो क्या है। राइट। ये सारे कहीं ना कहीं डेवलपमेंट में ना इश्यूज क्रिएट कर रहे हैं। राइट। मतलब हमारी ही प्रॉब्लम है ये सब ना, सोशल प्रॉब्लम है ये सब, मान के। इसका मतलब ये है कि आपका क्रॉलिंग हो गया, देन आपका हो जाता है कि हैंड डोमिनेंस। हाँ, हैंड डोमिनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डब्ल्यू सीटिंग, क्या डब्ल्यू सीटिंग भी एक इंडिकेटर है? डब्ल्यू सीटिंग भी एक इंडिकेटर है, मोस्टली बच्चों में देखा गया डब्ल्यू सीटिंग। रीजन डब्ल्यू सीटिंग का है कि वो TLR रिफ्लेक्स, जो 7 मंथ के बच्चे को टमी टाइम कम दे रहे हैं आजकल। ओके, टमी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। टमी टाइम पे दे ही नहीं रहे बच्चे, क्योंकि वो इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे, या तो टमी टाइम से आपका पूरा कोर मसल स्ट्रॉन्ग होगा। राइट। ये आपको ये जो सुपरमैन बच्चे बनते हैं, सुपाइन पोजीशन, हाँ सुपाइन पोजीशन टमी से, उससे आपको वो जो बच्चे उससे नहीं गुजरे हैं ज्यादा, वो पक्का ये करेगा, डब्ल्यू सीटिंग करेगा, क्योंकि उसके बट क्या डब्ल्यू सीटिंग को हम ऑटिज्म का एक रेड फ्लैग्स मान सकते हैं कि नहीं? ऑटिज्म का रेड, ये मोस्टली जो फिजिकली डेवलपमेंटल इशू बच्चे हुए हैं उनमें भी देखा जाता है। राइट। इसलिए डब्ल्यू सीटिंग करने, जो भी इनके भी पेल्विक मसल वीक होंगे वो करेगा, क्योंकि डब्ल्यू सीटिंग में वाइड बेस ऑफ सपोर्ट मिल गया। राइट। आपका ट्रंक यूज कम होगा। राइट। लेकिन फिर क्या होगा, जितना डब्ल्यू सीटिंग करेगा उसका ट्रंक वीक होता जाएगा, वो पूरा साइकिल में फंस जाएगा बच्चा। क्योंकि मैं अभी एक पोडिया डेंटिस्ट में बात कर रहा था, ही इज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हु स्पेशलाइजेस इन पोडिया डेंटिस्ट। सो उन्होंने कहा था कि डब्ल्यू सीटिंग इज द क्लियर कट इंडिकेशन ऑफ ऑटिज्म। मैं थोड़े से उनके बाद से डिसएग्री कर रहा था कि डब्ल्यू सीटिंग कई बार ऐसा हो जाता है कि बच्चा एक्सीडेंटली भी कर सकता है। हाँ, करता है। मेरा बच्चा 4 इयर्स का है, डब्ल्यू सीटिंग से गुजरा है वो। राइट। गुजरा है, तो इसीलिए हम डब्ल्यू सीटिंग को डायरेक्ट कॉज ऑफ ऑटिज्म नहीं मान सकते। अब डिलेड माइलस्टोन्स के बच्चे आते हैं मेरे पास, डब्ल्यू सीटिंग करते हैं। राइट। लेकिन ऐसा नहीं कि ऑटिज्म वो नहीं बता सकते, तो उसके अलावा और एसोसिएटेड कंडीशन, मतलब ऑटिज्म के जो बिल्कुल प्योर जो फीचर्स जो है ना, जो आपको आई कांटेक्ट हो गया, आपको ज्वाइंट अटेंशन नहीं आएगा, नेम रिस्पॉन्ड नहीं देगा बच्चा, आपको फिर उसको इमिटेशन प्रॉब्लम आएगी, उसको फिर अपने फैमिली मेंबर्स को ही अटैचमेंट में प्रॉब्लम आएगी। ये मेन फीचर्स ये है उसका ना, मेन फीचर्स ना, बिल्कुल प्योर फीचर्स है, ये रहेगा बच्चे में। हैंड डोमिनेंस किस एज तक आ जाता है बच्चों में? मेनली देखा जाए तो हैंड डोमिनेंस ही कई बच्चों को 2.5 साल तक बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं, कहीं के थोड़े लेट भी जाते हैं। मैक्सिमम सिटिंग के बाद जब मिडलाइन करने लगते हैं बच्चे, डोमिनेंसी आने लगती है। स्टैंडिंग के बाद, मतलब प्ले आने के बाद ना 1.5 साल तक बच्चे अच्छा प्ले आने लगते हैं। राइट। अपने आप को सिंगल प्ले आता है, पहले अपने आप को सिंगलिंग एंगेज करते हैं कहीं ना। तो जब भी मिडलाइन क्रॉसिंग आएगा, दैट मींस के हैंड डोमिनेंस आ गई है। तो 2.5 साल तक बच्चों में हैंड डोमिनेंस को एंश्योर कर लेना है। यदि उसके बाद भी नहीं आ रहा है हैंड डोमिनेंस, तो पहले उसको कोर मसल चेक करेंगे। जिनके भी डब्ल्यू सीटर्स जो बच्चे हैं उनकी हैंड डोमिनेंसी मुश्किल आती है। ओके। डब्ल्यू सीटिंग के बाद ना फिर आपको रोटेशन ना नहीं आएगा, तो आप मिडलाइन क्रॉसिंग नहीं करना, आपका ट्वाइस वहां हुआ है तो आप लेफ्ट से उठा के फिर राइट को देंगे। ओके। तो आपका ना इधर डोमिनेंसी आएगी तो ब्रेन कंफ्यूज रहेगा। ओके। तो मेरा सपोर्टिव हैंड कौन है, मेरा फंक्शनल हैंड कौन सा है। तो उसमें भी आपको जो हमारा जो हैंड का जो फंक्शन है, तो जो मैनिपुलेशन है हमारा, वो डेवलप नहीं हो पाते हैं।
सर डब्ल्यू शीटिंग यदि बच्चा मान लीजिए कर रहा है तो उस केस में क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करनी चाहिए कि डब्ल्यू शीटिंग को मना करना चाहिए उस समय कि करेक्शन से बेटर है कि उसको जिस रीजन से कर रहा है ना उसको काम रूट कॉज पे काम करें। करेक्शंस बार-बार करेंगे वो फिर उसके लिए वो मुश्किल है क्योंकि उसका ये वीक है पेल्विक मसल, कोर मसल, लोअर एब्डोमेन वीक है, तो हम फिर उसको कोर पे काम करेंगे। तो मसाज वगैरह करवा सकते हैं? मसाज से रिलैक्स होते हैं मसल, अच्छा स्ट्रेंथ नहीं होती, स्ट्रेंथ नहीं आती है। स्ट्रेंथ के लिए आपको रेजिस्टिव देना पड़ेगा, रेजिस्टिव मतलब अगेंस्ट ग्रेविटी जो एक्सरसाइजेस है ओके वो देना पड़ेगा। कभी भी स्ट्रेंथ तो सिर्फ मसाज करने से ठीक नहीं? मसाज एक रिलैक्सेशन का प्रोसेस है। हम भी मसाज अगर कराते हैं तो हम स्ट्रेंथ कहाँ होते हैं, रिलैक्स होते हैं, मसल रिलैक्स होते हैं, जो हमारे मसल्स में टॉक्सिन बने हुए वो हेल्प करते हैं। तो डब्ल्यू सिटिंग के लिए तो जो अलग से पूरी एक्सरसाइज करना पूरा प्लान होता है उसको खत्म करने के लिए। तो सर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है वो है, अगर हमने उसमें बात किया जस्ट ये बात किया है कि फाइन मोटर्स और स्पीच डेवलपमेंट का रिलेशन, और इवन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का रोल बहुत ज़्यादा है स्पीच डेवलपमेंट में। इस तरीके से बिकॉज ऑक्यूपेशनल थेरेपी हेल्प करता है कम्युनिकेशन डेवलपमेंट में, और कम्युनिकेशन डेवलप जब बच्चे का होता है तो वर्बल कम्युनिकेशन में ट्रांसफर होता है। बिल्कुल। सो बेसिकली स्पीच भी एक वर्बल कम्युनिकेशन का ही पार्ट है, इसलिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी का बहुत बड़ा रोल है स्पीच डेवलपमेंट में। बिल्कुल। और फाइन मोटर्स का भी रिलेशन है स्पीच डेवलपमेंट में। तो हमें यदि, क्योंकि मैंने भी ऑब्जर्व किया है कि जिन बच्चों के स्पीच नहीं है या फिर डिले स्पीच है, जितने भी बच्चे मैंने देखे उनमें हमेशा फाइन मोटर्स का कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रहा है। बिल्कुल। मींस हमारे पाम्स में जो 20 फाइन मोटर्स हैं तो उसमें हो सकता है कि वो 16 अचीव किया हो, 18 अचीव किया हो, बट 20 कभी अचीव नहीं किया रहता है। बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं दोनों के बीच में रिलेशन है, इसलिए भी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का बहुत बड़ा रोल आ जाता है। जैसा मैंने ऑब्जर्व किया अपने जो भी एरिया उसमें थम मोस्टली बच्चों को आप देखेंगे ना, थम जो होता है हमारा थम पुअर होते हैं, मोस्टली बच्चों को थम पुअर होता है। ये थम ही सारा मैनिपुलेशंस का काम करते हैं हमारा। अगर क्योंकि थम नहीं है तो बिल्कुल हाँ हमारा नॉन फंक्शनल हो गया, नॉन फंक्शनल। मोस्टली बच्चों के थम नहीं है, थम पुअर है। थम पुअर होने की वजह से ये नहीं आ पाते हैं, ट्राइपॉड नहीं आ पाते हैं बच्चों, फिर फिर जहाँ हम स्पीच की कनेक्शंस की बात करें अगर हम ना, तो फाइन मोटर बहुत जरूरी है क्योंकि हमारा जो ओरल एरिया है पूरा फाइन मोटर है, सुपर फाइन मोटर है। तो पहले हमारा अगर ये हम फाइन मोटर अच्छा कर रहे हैं, दैट मींस कहीं ना कहीं हमने फाइन मोटर पर कंट्रोल हमारे ब्रेन का डेवलप कर रहे हैं। राइट। हमारा जो इंटरनली है क्योंकि फाइन मोटर्स में मेरा अच्छा है तो ब्रेन के सेम पार्ट को अफेक्ट कर रहा है जो कि मेरे स्पीच के लिए हेल्प करता है, स्पीच के लिए हेल्पफुल है। उसके बाद जो सोशलाइजेशन, मान लिया हम ऑक्यूपेशनल थेरेपी सोशलाइजेशन में हेल्प करते हैं। जैसे बच्चा गया पास क्यों नहीं जा रहा, भीड़ में क्यों नहीं जा रहा, तो एनालाइज किया हमने, अच्छा उसको स्पेसिंग का इशू है, उसको क्राउड का इशू है, उसको साउंड का इशू है, तो हम फिर उसको पकड़ा। अच्छा सोशलाइजेशन इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि वो क्राउड में नहीं जा पा रहा है, वो स्पेसिंग का आइडिया नहीं है उसको कितना क्लोज आना है, कितना जो उसको प्रेशर का आइडिया नहीं लग रहा है, तो हम उस पर काम कर रहे थे। इनडायरेक्टली हम एक तरह से उसका सोशलाइजेशन को काम कर रहे हैं। सिटिंग बहुत जरूरी है स्पीच के लिए, राइट। फोकस अटेंशन बहुत जरूरी है बच्चे स्पीच के लिए, राइट। ऑडिटरी प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोलने से पहले हमें सुनना, अच्छा लिसनिंग आनी चाहिए, राइट। कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए पहले लिसनिंग आनी चाहिए। जब तक लिसनिंग नहीं तब तक बोल नहीं सकते। लिसनिंग तब आएगी जब आप शांत रहेंगे, राइट। आपका रेस्टलेसनेस कम होना चाहिए। आप बिल्कुल जब अनऑर्गेनाइज है आपको, फिर उस आपका लिसनिंग डेवलप ही नहीं होगा। बच्चों का जो हाइपर एक्टिव बच्चे हैं, राइट, रीजन यही है, आप सुन ही नहीं पा रहे हैं, राइट। हम क्या बातें कर रहे हैं, बच्चा यहाँ खेल रहा है लेकिन वो सुन नहीं पा रहा है, हाँ हियरिंग कर रहा है, साउंड जा रहा है लेकिन सुन नहीं रहा है, मतलब उसको समझ नहीं पा रहा है, समझ नहीं रहा, ब्रेन रजिस्टर ही नहीं कर रहा है। तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग में काम करना बहुत जरूरी है अगर स्पीच डेवलप करना है। दैट मींस लिसनिंग उसकी स्किल्स डेवलप करनी है, ऑडिटरी अटेंशन पे काम करना है, ऑडिटरी मेमोरी पे काम करना है उसके, ये सब बेसिक्स पर ना ऑक्यूपेशनल थेरेपी में हम ये सब चीजों को डेवलप करते हैं। वो इनडायरेक्टली फिर आगे जाके ना स्पीच में हेल्प करते हैं बच्चों के। सो ग्रॉस मोटर्स और हाइपोटोनिया जो कि बॉडी वीकनेस होती है, हाँ बिल्कुल, इसका क्या रोल है बच्चे के डेवलपमेंट में? ग्रॉस मोटर्स आनी चाहिए और बिल्कुल, हाँ। जैसे ग्रॉस मोटर और जो हमारा डेवलपमेंट होता है, पहले ग्रॉस होएगा फिर फाइन आता है, फिर ना तो पहले बच्चे को ग्रॉस मोटर अगर डेवलप नहीं हुआ है तो हमारे जितने भी लार्ज मसल्स हैं, दैट मीन्स वो डेवलप नहीं हो रहे हैं, राइट। तो ये बहुत इंडिकेटर है कि आपके जितने भी कोर मसल्स है या पोस्चरल मसल्स है वो अच्छा डेवलप नहीं हो रहा है, राइट। तो ग्रॉस मोटर में अब जैसे मान लीजिए जंपिंग, रनिंग हो गया, स्किपिंग हो गया, वन लेग स्टैंडिंग हो गया, आपको किकिंग हो गया, बाउंस कैच हो गया, जितने भी सब ग्रॉस मोटर्स है, राइट। तो ये पहले हमारा फाउंडेशन तैयार होना है, राइट। सारे पोस्चरल मसल्स जो हमारे कोर है,
लार्ज मसल्स है, वो सारे अच्छे डेवलप होने तो चाहिए। इसका मतलब पहले ग्रॉस मोटर हाँ। डेवलप होता है, पहले फिर फाइन मोटर, फिर फाइन मोटर होता है, ओके। फिर फाइन मोटर डेवलप होता है। एक बच्चे के लिए एक इरेक्टाइल पोजीशन में बैठना हाँ, बिल्कुल, कितना बहुत। इंपॉर्टेंट है स्पीच डेवलपमेंट में? हाँ बिल्कुल। अगर बच्चे का कोर अच्छा नहीं है तो Right. वो फिर अपना फ्लेक्स पोस्चर यूज करेगा। राइट। तो हमारा स्पीच के लिए पहला हमारा फाउंडेशन है एब्डोमिनल। एब्डोमिनल, हम जितना ब्रीथ लेते हैं उतना ही बोल पाएंगे। हाँ, हमने किया तो बोलेंगे भी दे। राइट। तो हमारा ये हमारा पहला ब्रीदिंग है। ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट। अगर हमने ब्रीदिंग कंट्रोल कर लिया तो बच्चे के लिए बहुत हेल्पफुल होता है स्पीच प्रोडक्शन में। तो मोस्टली बच्चों का अभी स्ट्रगल हो रहा है, स्पीच है, पिच बहुत लो है, इंटोनेशंस की प्रॉब्लम आ रही है, क्लैरिटी की इश्यू आ रही है, बहुत ही स्लो बोल रहा है और लंबे सेंटेंस नहीं बोल रहा है। ये सब सारा पोस्चर रिलेटेड आपका ना, सारा पोस्चर से रिलेटेड है ये। तो पहला हमें वहाँ काम करना पड़ेगा। स्पीच थेरेपी को भी मतलब पोस्चर पे थोड़ा ना, लेकिन ज्यादा ओटी का ही फिर रोल है आपको ना। पहले पोस्चर्स पूरा वो करना है ताकि ना फिर स्पीच में बच्चा अच्छे से वो कर सके। मोस्टली बच्चों का प्रॉब्लम आ रहा है, लोअर एब्डोमेन वीक है मोस्टली बच्चों का। राइट। अभी पेरेंट्स मतलब इनफैक्ट मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को जब बहुत अर्ली टाइम में मैं भी यही समझता था कि ऑक्यूपेशनल थेरेपी मींस बच्चे को लेके जाते हैं, बच्चे को थकाया जाता है, बच्चा थक जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन अब मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि ये ऑक्यूपेशनल थेरेपी नहीं है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी का जो कोर एलिमेंट है दैट इज द प्रिमिटिव रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन, सेंसरी इंटीग्रेशन, सेंसरी मॉड्यूलेशन, देन फाइन मोटर्स हो गया हमारा, बिल्कुल कॉग्निशंस हो गया, कॉग्निशन डेवलपमेंट, अटेंशन डेवलपमेंट, ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का बेसिक कोर फंक्शंस है। बिल्कुल। सर यहाँ पे एक दिक्कत ये होती है कि बच्चे को पेरेंट्स बच्चे को स्पोर्ट्स भी करवा रहे होते हैं और ओटी भी करवा रहे होते हैं। अब ओटी का काम होता है सेंसरी को रेगुलेट करना, मींस अराउजल तक लेके जाना। यदि वो हाइपो सेंसिटिव है तो उसको सेंसरी देना ताकि वो उसको अराउजल तक लेके जा सके। यदि हाइपर सेंसिटिविटी है तो उसको कम करना, रेगुलेट करना। लेकिन स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट का मेनली फंक्शन होता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को नहीं जानता है वो। बहुत तो वो क्या करता है कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी साइकिलिंग करवानी है या स्केटिंग करवानी, अब बच्चा बहुत फास्ट साइकिलिंग कर रहा है, बहुत फास्ट स्केटिंग कर रहा है, तो इसका मतलब वो एक लीनियर वेस्टिबुलर सीख कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है अपने आप को, और वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को कहीं ना कहीं वो अफेक्ट करता है। बिल्कुल। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है कि स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के सुपरविजन में काम करें या दोनों मिलकर काम करें? पहले तो वही जो मिसअंडरस्टैंडिंग आजकल हो रही है, स्पोर्ट्स थेरेपी का काम कर देगा, ये मतलब ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। स्पोर्ट्स बिल्कुल डिफरेंट है ना। स्पोर्ट्स ऑक्यूपेशनल थेरेपी बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे मान लीजिए जैसे आपने बोला साइकिलिंग को लेके, साइकिलिंग बच्चा वेस्टिबुलर अंडर रिस्पॉन्सिव है, उसको मूवमेंट्स का पता ही नहीं चल रहा है, तो बहुत ये वही बात हो गई कि बच्चे को पेट का भूख मतलब पेट भरने का पता नहीं चल रहा है, अब उसको खाना दिए जा रहे हैं। बच्चे की गलती तो नहीं है ना, उसको क्योंकि फील ही नहीं हो रहा है, लेकिन उसका डाइजेशन तो गड़बड़ होगा। तो हम वही कर रहे हैं, वेस्टिबुलर पता नहीं चाहे, लेकिन वही बच्चा अगर ओटी रूम में आया है, सेंसरी रूम में है, तो हमें पता है कि इसे वेस्टिबुलर कितना देना है। अगर हम एक बार वेस्टिबुलर अच्छा देते हैं तो 6 से 8 घंटे जरूरत नहीं होती है, वो प्रोसेसिंग चलता रहता है हमारा वेस्टिबुलर का। तो ग्रेडेड जो भी सेंसरी जो डाइट है एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ही दे सकते हैं। वो सेंसरी डाइट हम इस स्पोर्ट्स में पूरा नहीं कर सकते हैं। और स्पोर्ट्स सर्विस को पता भी नहीं होता है, पता भी नहीं है, वो दे आर नॉट ट्रेन्ड इन सेंसरी इंटीग्रेशन। सेंसरी इंटीग्रेशन एक बहुत वास्ट चीज है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी को वो अफेक्ट करता है, अफेक्ट करता है बिल्कुल। हम यहाँ उसको कम कर रहे हैं, और वो ज्यादा जो बच्चे उनको हम सिखाना भी है ना कि कम मूवमेंट भी आपको फील होना चाहिए। बिल्कुल, ये भी तो सिखाना है ना कि हम बिल्कुल लीनियर दे रहे हैं, स्लो मूवमेंट दे रहे हैं। वेस्टिबुलर मॉड्यूलेशन भी तो बच्चे को आना चाहिए ना कि स्लो में भी फील होना है, ना कि हम बहुत तेज घुमाएंगे तभी फील होगा। तो वही बात, हम काटेंगे हाथ तभी फील होगा, मतलब टच करेंगे तो फील नहीं होगा। ये भी आना चाहिए आपको, ये भी टच फील होना चाहिए। तो आप वो सिखा रहे कि जब पूरा मतलब कटेंगे तब फील होगा, बच्चा फिर अलग डायरेक्शन में जा रहा है। तो उसका एक थेरेपी जो हमारा जो भी हम काम कर रहे हैं वो एक तरह से गड़बड़ कर रहे हैं। इसलिए मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच में हमेशा पेरेंट्स को एक बार जो भी स्पोर्ट्स करा रहे हैं ना, उनको एक बार अपने थेरेपिस्ट से भी ना जो भी एक्टिविटी वहाँ चल रही है, उसको एक बार थेरेपिस्ट अपने कंसल्ट करना चाहिए कि ये एक्टिविटीज वहाँ चल रही है। इवन मैं तो बहुत पेरेंट्स को मना करता हूँ, स्केटिंग बहुत ज्यादा नहीं देना है। बच्चे को हम यहाँ सिटिंग सिखा रहे हैं, वहाँ भागना सिखा रहे हैं, तो आप क्या चाह रहे हैं, भगाना चाह रहे हैं कि बैठाना चाह रहे हैं? हमें तो बोल रहे हैं बैठना सर सिखाओ, वहाँ बोल रहे हैं भगाना सिखाओ। तो अब बीच में बच्चे को क्या सिखाना है? तो
तो क्योंकि उनका रेगुलेशन अच्छा नहीं है बच्चे को ना, उसको पता नहीं मुझे कितना भागना है, तो वो भागेगा ही, फिर वो जनरलाइज नहीं कर पा रहा है, मुझे स्केटिंग टाइम तक ही भागना है, फिर वो बाद में भी वही चीज ढूंढेगा। जैसे हम स्क्रीन टाइम जो आजकल दे रहे हैं हम बच्चे को, मूवमेंट्स देख रहे हैं बच्चे मोबाइल में। सो सर इसमें स्पोर्ट्स थेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी, स्पोर्ट्स थेरेपी का जो काम होता है वही स्किल्स डेवलपमेंट करना होता है, जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड होता है। बिल्कुल, उसका काम सिर्फ वही है। इवन थकाना भी स्पोर्ट्स थेरेपिस्ट का काम डायरेक्टली नहीं है मेरे हिसाब से। मैं आपको इंटरप्ट करूंगा, सॉरी। स्पोर्ट्स थेरेपी जो हम बोल रहे हैं बच्चों के लिए, ये टर्म यूज करना ठीक नहीं रहेगा। स्पोर्ट्स थेरेपी दैट मींस कि इंजरी हुआ है आपको, आप एथलीट्स है, आपको नी इंजरी हो गया, आपके लिगामेंट्स टीयर हो गए, आप स्पोर्ट्स थेरेपी करा रहे हैं। अच्छा, दैट इज स्पोर्ट्स थेरेपी। दिस इज नॉट ट्रीटमेंट, थेरेपी मींस ट्रीटमेंट, राइट। दे आर नॉट, दे हैव नो गोल, दे आर नॉट प्रोटोकॉल, दे आर नॉट एनी टेक्निक्स, राइट। तो लेकिन अभी ये ट्रेंड तो बहुत चल रहा है कि हर बच्चे स्पोर्ट्स पे है और उसको थेरेपी वर्ड देना गलत है। थेरेपी तो नहीं, थेरेपी स्पोर्ट्स में एक क्लियर करना चाहूंगा, स्पोर्ट्स से स्पोर्ट्स फॉर आपको फिट, एक फिजिकल फिट के लिए कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कर सकते हैं, और एज एथलीट्स मतलब बच्चे को आगे निकालना है तो उसको कर सकते हैं। बट आप सोचेंगे उससे बच्चे का जो रेगुलेशंस आ जाएगा, उसके जो भी फाउंडेशंस तैयार हो जाएंगे, कॉग्निटिव आ जाएगा, फोकस अटेंशन बढ़ जाएगा, वो नहीं आएगा। जो थकाने वाली जो बात है, थकाना इज नॉट अ सेंसरी डाइट, राइट, एग्जैक्टली। जो कि बहुत सारे पेरेंट्स को यही कंफ्यूजन है। सब पेरेंट्स को यही लगता है कि, और यही ये चीज हो भी रहा है बहुत सारे थेरेपी सेंटर्स में, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के नाम पे सिर्फ बच्चों को एक थका देना, लेथार्जिक फील करवाना, उसको स्वेटिंग करवाना, और ऑब्वियसली जब बच्चा स्वेट करता है, लेथार्जिक फील करता है, थोड़ा सा काम डाउन हो जाएगा, बट दैट इज नॉट द सेंसरी डाइट, और उससे कोई फायदा होने वाला भी नहीं, फायदा नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए तो थोड़ा सा वो और थकाना दैट मींस स्टेमिना और बढ़ा रहे हैं, उसकी स्टेमिना बढ़ा रहे हैं भागने की। और थकाना दैट मींस जैसे ऑटिज्म बच्चों की बात करें, हम हाइपर एक्टिव बच्चे को लेते हैं, तो हाइपर एक्टिव बच्चा बिल्कुल बैठ नहीं रहा, तो रीजन पता करते क्यों नहीं बैठ रहा। अच्छा, वेस्टिबुलर अनरिस्पॉन्सिव है, प्रोप्रोसेप्टिव सीकर है, विजुअल सीकर, उसको भागते हुए चीजें दिखनी चाहिए, इसलिए वो भाग रहा है, ताकि चीजें भी मूव कर सके। बाकी सब रियल एनवायरनमेंट में स्टैटिक है, उसको तो इसीलिए चूंकि स्टैटिक है, सारी चीजें हैं, तो इसलिए वो भागता है, खुद भागेगा, ताकि चीजें इसको नहीं हिला सकता तो भागेगा, लेकिन हिल के भी भाग के उसको हिलाता है वो। ठीक है, हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं, ठीक है, उसको वेस्टिबुलर, विजुअल, उसको प्रोप्रोसेप्टिव कंबाइंड इंटीग्रेशंस देते हैं, तो इसका ये इशू सॉल्व हो सकता है। राइट, ऐसा इसका मतलब थका देंगे तो मतलब थका के बैठा देना, दैट मींस इज नॉट अ सॉल्यूशन। उसको तो फिर आप जैसे यूज करते हैं, जैकेट डाल दीजिए हैवी, तो बैठ जाएगा बच्चा, भाग नहीं पाएगा, लेकिन वो तो उसका नीड तो पूरा नहीं हो रहा है ना। राइट। सो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, आप लोग ये कैसे ये आइडेंटिफाई करते हैं कि इस बच्चे का जो अराजल लेवल है क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि सपोज एक बच्चे का वेस्टिबुलर में प्रॉब्लम है, और उस बच्चे को मैंने एक प्लेटफॉर्म स्विंग पे मैंने बिठाया और उससे मैंने रोटेट करने स्टार्ट किया स्पीड से। कितने बार मुझे करना चाहिए, या फिर ये कैसे मुझे पता चलेगा कि ये इसका अराउजल लेवल है और इसके बाद मुझे नहीं करना है? ठीक है, और जैसे वेस्टिबुलर हम पता कर रहे हैं बच्चे का कि अंडर है कि ओवर है, राइट, और ओवर रिस्पॉन्सिव की बात करें तो बच्चा बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा आपको स्पिनिंग के लिए। हो सकता है लीनियर स्विंग ले ले, बट हमारा जो सर्कुलर स्विंग मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग इनपुट होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग इनपुट होता है ब्रेन के लिए। तो अगर वो ओवर रिस्पॉन्सिव है तो बच्चा वही बता देगा मेरा लेवल यही है, बस मैं लीनियर अलाउ करूंगा। तो हमें फिर लेकिन उसको तैयार करना है सिस्टम को, ताकि वो ले सके। वही फिर हम अंडर रिस्पॉन्सिव की बात करते हैं, तो जो बच्चा को रोटेशन के जो हमारा जो फील है, जो हमारा ओटोलिथ है, हमारे हेयर सेल्स लगे होते हैं, वो ब्रेन को बताते हैं कि तो ब्रेन क्या होता है कि एक डीजी लाएगा, दैट मींस के एनफ जाओ, मतलब रेड साइन, अब मतलब ये डैमेज होगा, ज्यादा देंगे तो ब्रेन डैमेज होगा, इसलिए वो डीजी आता है कि डैमेज ना हो ज्यादा। अगर नहीं आएगा डीजी तो आप घूमते रहेंगे और डैमेज कर देंगे उसको। तो वो जो हमारा डीजी जो फील होता है, घूम जिसे चक्कर बोलते हैं, वो नॉर्मली जो 6 से 7 रोटेशन के बाद न्यूरोटॉपिकल बच्चों को आ जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद अगर बच्चे को हम यहाँ 50-50 दे रहे हैं रोटेशन, नहीं आ रहा है, 100 रोटेशंस दे रहे हैं, नहीं आ रहा है, तो कई और भी तरीके हैं, जैसे हम हो सकता है बेबिंस्की रिफ्लेक्स उसका नहीं गया है, इसलिए उसका वेस्टिबुलर, तो हम फिर दूसरा स्ट्रेटजी यूज करेंगे, क्योंकि हम बार बार रोटेशन दे रहे हैं, लेकिन इनपुट तो जा रहा है ब्रेन को, आउटपुट नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फिर करेगा।
अच्छा, ओके। फॉर्म करेगा। सो ये बहुत ग्रेडेड मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत कि इम्पोर्टेंट है, मतलब वेस्टिबुलर खासकर, क्योंकि मैंने बहुत सारे ऑक्यूपेशनल थेरेपी सेंटर्स में ये देखा है कि बच्चे को 100 बार रोटेट करवा दिया, 150 बार रोटेट करवा दिया, बच्चे ने बिल्कुल डिजी फील नहीं किया, उसे चक्कर ही नहीं आया। चक्कर नहीं आया, हाँ। अब इसमें एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये चीज़ ये मैं डिस्कस कर रहा था एक फोरम पे, तो वहाँ पे किसी ने मुझे ये कहा था कि मैंने मैंने बोला था, लक्ष्य के बारे में ही बोला था कि हम उसके वेस्टिबुलर्स पे काम कर रहे हैं, उसके वेस्टिबुलर को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो उन्होंने हंसते बोला था कि आप वेस्टिबुलर डेवलप कर सकते हैं क्या? मतलब ये उनका कहने का मतलब ये था कि दिस इज समथिंग जो आप नहीं कर सकते। ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, मेरे ख्याल से तो नहीं, क्योंकि जो ईएनटी डॉक्टर होते हैं जो ना, उसमें वर्टिगो में स्पेशलाइजेशन करते हैं, पूरा वेस्टिबुलर रिहेबिलिटेशन अलग ही एक टीम होती है, क्योंकि बहुत कम समटाइम्स होता है एक्सीडेंटली भी हमारा वेस्टिबुलर डैमेज होता है, तो उस पर हम पूरा काम करते हैं। ऐसा नहीं कि वेस्टिबुलर मतलब काम होता है, डेवलप कर सकते हैं। अब कोक्लियर इम्प्लांट हो रहे हैं आजकल बच्चों के, पूरे कोक्लियर इम्प्लांट हो रहे हैं, तो क्योंकि जिन बच्चों की ये नहीं है, हाँ, उनके कोक्लियर इम्प्लांट काम कर सकते हैं। और सेंसरी इंटीग्रेशन के थ्रू भी ना वेस्टिबुलर को हम उस पे काम कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम फिर उसे रिलेट करके देखें कि चक्कर 100 के देने के बाद भी नहीं फील हो रहा है, और भी एरिया पकड़ना है, हमें रिफ्लेक्सेस चेक करने हैं उसके, और उन एरियाज पे काम करके हमें उस चीज को फाइंड आउट करना है कि 50 में चक्कर आ जाए, 50 में उसको मल्टी सेंसरी फिर देना है हमें। जैसे डायरेक्ट हम वेस्टिबुलर दे रहे हैं, नहीं आ रहा है चक्कर, हम उसको कन्वर्ट करेंगे, थोड़ा मल्टी सेंसरी करेंगे, वेस्टिबुलर विजुअल कंबाइन करेंगे, वेस्ट प्रोप्रोसेप्टिव कंबाइन करेंगे, ऑडिटरी कंबाइन करेंगे, फिर वो जल्दी आएगा। ओके, और क्योंकि वेस्टिबुलर बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्टर सेंस बोलते हैं उसको, मास्टर सेंस बोलते हैं उसको, और क्योंकि वो फियर डेवलप करने के लिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट हाइट से फियर उसी से आपको अटेंशन फोकस उसी से आएगा, बायलैटरल इंटीग्रेशन उसी से आएगा आपको। मैं एक इंसिडेंट शेयर करूंगा, अभी तो लक्ष्य में मेरे बेटे में वेस्टिबुलर्स अभी ओके है, आ गए हैं। एक टाइम था जब उसमें बिल्कुल भी वेस्टिबुलर का प्रॉब्लम था, और वो 7th फ्लोर बिल्डिंग के हाइट का फियर नहीं था, उस पे फेंसिंग पे वो चल रहा था, अरे यानी हाइट की सेंस ही नहीं थी, अभी से हाइट की सेंस आ गई बिकॉज़ वेस्टिबुलर पे काम हुआ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल। इवन सॉरी, वेस्टिबुलर सिस्टम जो है आपके बाकी जो फीलिंग्स है, बिल्कुल उसको फियर ऑफ फाइट है, और इन सबको भी अफेक्ट कर रहा होता है, और यहाँ भी ओटी की जरूरत पड़ती है फिर। हाँ, वेस्टिबुलर हमारे स्पीच के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, स्पीच के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। किस तरीके से इम्पोर्टेंट है? और जो हमारा वेस्टिबुलर है वो हमारा पूरा ऑडिटरी अटेंशन को कंट्रोल करता है, विजुअल को कंट्रोल करता है, विजुअल भी कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिलेटेड है, और विजुअल हमारा सिस्टम पूरा रिलेटेड है, क्योंकि हमारा हेड मूवमेंट जो वेस्टिबुलर से है। एग्जैक्टली। अगर हम फोकस नहीं कर पाए चीजों को, कलर सीखने में बच्चों की प्रॉब्लम आ रही है, कहीं ना कहीं वेस्टिबुलर विजुअल सब उसमें प्रॉब्लम आ रहा है, रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। आपको कोई भी चीज हम देखने के लिए हमें एक स्टैटिक चाहिए हमारा ना, हेड मूवमेंट। बच्चों के यहाँ इशू आ रहे हैं, अभी 10 सेकेंड भी रजिस्टर नहीं करनी है, डिस्ट्रैक्टेड हो गए, तो आपको हेड मूवमेंट स्टैटिक होना बहुत जरूरी है। तो आपको लर्निंग के लिए, सुनने के लिए आपको वेस्टिबुलर का जरूरत है। सो जिन बच्चों में सेंसरीज के इश्यूज होते हैं, सेंसरी मॉड्यूलेशन के इशू है या फिर सेंसरी का प्रॉब्लम है, क्या उन बच्चों में हाइपर एक्टिविटी का प्रॉब्लम हमेशा आता है? नहीं, ये हाइपर एक्टिविटी का रिलेशन है सेंसरी से? सेंसरी से रिलेशन है, रिलेशन तो है, बट हमेशा आएगा ऐसा जरूरी है नहीं। अगर बच्चे का सेंसरी इंटीग्रेशन हुआ है, जैसे एडेप्टेशन आ रहा है, सेंसरी कंट्रोल आ रहा है, तो हाइपर एक्टिविटी कम हो जाती है। क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों को देखे हैं जिनको 2 साल से लेकर अभी 12 साल के हो गए, अभी तक मेरे टच में है, मतलब तो ऐसे बहुत हाइपर एक्टिव बच्चे थे। सेंसरी इंटीग्रेशन मेनली प्रोप्रोसेप्टिव वेस्टिबुलर पर काम ज्यादा करना होता है बच्चे को शांत करने के लिए, क्योंकि हमारा प्रोप्रोसेप्टिव जो होता है कामिंग पूरा वही उसका रोल है, कितना शांत रखना है, कितना मसल को रिलैक्स रखना है, कितना ज्वाइंट को मूव करना है, कितना नहीं करना है, तो प्रोप्रोसेप्टिव का वहाँ रोल होता है आपको कामिंग करने में। सो सर, जो ओरोमोटर है, जो बेसिकली जो स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारे सारे ओरल मस्कुलेचर्स, हमारे ओरल मसल्स, नर्व्स जो स्पीच के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और कहीं ना कहीं वो भी एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का एक एरिया है जो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को काम करना चाहिए। लेकिन मैं देखता हूँ कि ओरोमोटर्स पे ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम ही नहीं करते हैं। नॉर्मली ASLP, ऑडियो एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट, इस पे काम कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने अभी इसी के लिए ओरोमोटर्स के लिए एक स्पेशलाइज्ड कोर्स हमने लॉन्च किया, स्टार्ट किया, OSIT, ओरल सेंसरी मोटर इंटीग्रेशन थेरेपी। सो ये मैं जानना चाहता हूँ कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट क्यों ओरोमोटर्स पे उतना काम नहीं करते हैं?
नहीं, ये मिथ है कि नहीं करते हैं, क्योंकि ओरल हमारा बहुत बड़ा एरिया जो होता है, बहुत बड़ा एरिया है। इवन हम एफेजिक जो पेशेंट होते हैं, एफेजिया पेशेंट के साथ काम करते हैं हम। सोलिंग है, उसको फीडिंग इशू है, फीडिंग है हमारा बहुत बड़ा एरिया होता है। फीडिंग में तो एएसएलपी काम करते हैं। हाँ, फीडिंग हमारा ओटी का बहुत बड़ा एरिया है, फीडिंग ना। तो फीडिंग में फिर ओरल मोटर ही सारा आ जाता है। तो ट्रेनिंग मेरे ख्याल से लेक ऑफ ट्रेनिंग और लेक ऑफ टूल्स नॉलेज ना, क्योंकि टूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। टूल्स की ओरल मोटर को इजीली, पहले मैनुअल हम काम कर पाते थे जब टूल्स नहीं थे अवेलेबल थे। आज के टाइम में टूल्स है, जैसे आप लोग बहुत अच्छा टूल्स बना रहे हैं। स्विच गियर के टूल्स से मैं कई सालों से, जो टूल्स है वो बेसिकली ओरो मोटर्स, हाँ, मैं कई सालों से यूज कर रहा हूँ ना। और कई बच्चों को इससे इतना अच्छा फायदा हुआ है जिनके टंग मूवमेंट्स बिल्कुल थ्रस्ट थे, उनका रिट्रैक्शन बहुत अच्छा आया। कई बच्चों के बिल्कुल जो ग्रेडिंग नहीं था उससे जो ग्रेड आया है। टूल्स से कई फायदा होता है। जो काम हम इतने टाइम में कर सकते हैं, टूल्स से हम इतने टाइम में कर सकते हैं। लेकिन मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरा जो वो है कि एएसएलपी ओरो मोटर्स मतलब एएसएलपी, इवन फीडिंग थेरेपी की बात आती है तो एएसएलपी, डिस्पेजा की बात आती है एएसएलपी, स्वेलिंग की बात आती है एएसएलपी। मैंने कभी भी इन थेरेपीज के किसी ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट को नहीं देखा कि वो कर रहा है। हॉस्पिटल बेस्ड जो ओटी है वो सारे काम करते हैं, सारे काम करते हैं। अभी प्राइवेट प्रैक्टिस में कोई नहीं करना चाह रहा है, लेकिन क्योंकि वो ज्यादा ये टूल्स का ज्यादा मुझे मेरे ख्याल से नॉलेज नहीं है, यूज नहीं है। पेरेंट्स भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है। पेरेंट्स भी है, क्योंकि पेरेंट्स का कंसर्न जो है ना ज्यादातर है कि ओटी का मतलब हाइपर एक्टिविटी कम करता है, फोकस अटेंशन का, हाइपर एक्टिविटी को लेके ज्यादा है पेरेंट्स का रखते हैं। ओरल कहीं पे मेरे थेरेपिस्ट को कर दिया, नहीं घर पे करा लूंगे मैंने। तो ये अच्छा, आप काम करवाइए, आप हाइपर एक्टिविटी को देखिए। मैं ओरल मोटर एक स्मॉल एरिया समझते हैं पेरेंट्स में ना, कि उनको इम्पोर्टेंस उतना नहीं पता है, कहीं डिमोटिवेट कर रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए ठीक है, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट एक थेरेपिस्ट का काम है, वहीं से स्पीच भी आ जाती है। लेकिन एक सर्टेन एज तक, यदि 7 इयर्स तक बच्चा नहीं बात कर रहा है, 8 इयर्स तक बच्चा बात नहीं कर रहा है, तो फिर अफ्रेक्सिया के केसेस केस बन जाएगा। एक्सेस डेवलप नहीं होगा तो फिर बहुत प्रॉब्लम आएगी, प्लानिंग कर ही नहीं पाएगा। तो वहाँ पे ओरो मोटर्स का बहुत, इसीलिए हमने एक कोर्स इसीलिए लॉन्च किया। पेरेंट्स का इसमें बहुत बड़ा रोल, पेरेंट्स को थोड़ा मोटिवेट करना चाहिए। थेरेपिस्ट को, मेरे थेरेपिस्ट को कई बार डिमोटिवेट कर दिया पेरेंट्स ने, सर आप छोड़ दो, मैं घर पे करा लूंगी, आप ये करा दो। लेकिन अभी रिसेंट देख रहे हैं, ठीक है, अपने पेरेंट्स भी ना अवेयर हो रहे हैं, अपना टूल्स लेकर आते हैं, रेगुलर क्लीन करके लाते हैं थेरेपी सेंटर पर। तो अब धीरे धीरे आएगा ना, अवेयरनेस बढ़ रहे हैं पेरेंट्स को भी। स्पीच क्लैरिटी का आना बहुत जरूरी है। इससे जरूरी स्पीच क्लैरिटी का, क्योंकि यदि बच्चा कुछ बोल रहा है और सामने वाले ने नहीं समझा है, रिस्पॉन्स नहीं किया, तो नेक्स्ट टाइम वो बच्चा अटेम्प्ट नहीं करेगा बोलने के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि मेरी बात समझता ही नहीं है। और फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि विलिंगनेस टू स्पीक उसकी खत्म हो जाएगी, और फिर धीरे धीरे वो म्यूट हो जाएगा। इसीलिए स्पीच क्लैरिटी पे, ओरो मोटर्स पे, प्रैक्टिस पे काम करना बहुत जरूरी है। तभी जाके बच्चा मोटिवेटेड फील करेगा और अपनी बात को रखेगा, कम्युनिकेट करेगा। बिल्कुल, क्योंकि हम नॉर्मल न्यूरोटिपिकल बच्चों में जो स्टैमरिंग के केसेस है, न्यूरोटिपिकल बच्चों में वो स्टैमरिंग होते हैं, उनका डिमोटिवेशन कितना हो जाता है, एग्जैक्टली, जबकि वो बच्चा बोल रहा होता है, इनका कितना होता होगा, वो फील नहीं कर, बता नहीं पा रहे फीलिंग्स, वो अलग बात है। लेकिन इसलिए क्लैरिटी बहुत जरूरी है। पैरेलल काम करना चाहिए ना, पैरेलल के साथ साथ में जब साउंड्स पे आप काम कर रहे हैं एट ए टाइम, उसको ना क्लैरिटी पे काम करना है, तभी वो ज्वाइनिंग सही कर पाएगा। बहुत बड़ा मीथ है कि पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा हाइपर नहीं है, बच्चा शांत है, तो अब मुझे ओटी की जरूरत नहीं है, और वो ओटी बंद कर देते हैं। इसमें आपका क्या कहना है? और मेरे ख्याल से खुद से डिसाइड नहीं करना चाहिए ना, क्योंकि मेरे पास कई केसेस हुए हैं ऐसे कि उन्होंने ओटी बंद कर दी, 1 साल 1.5 साल, वापस आए हैं, फिर वापस आए। होते क्या है ना कि बच्चे ने सेंसरी एक्सपीरियंस लिया हुआ है, वो कहीं ना कहीं ना स्टोर्ड है, मेमोराइज है ना, मेमोराइज है। बच्चे को कुछ भी स्ट्रेस आया, एंजाइटी आई, उसका लेवल किसी भी रीजन से हो सकता है, उसको कुछ ऐसे टास्क मिले जिसकी वजह से ना उसका कुछ चेंजेस आया, दोबारा से अपने आप को रेगुलेट करने के लिए सेंसरी का अपना यूज करेगा बच्चा। करते हैं, कई बच्चे करते हैं। बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट एक्सपर्ट बताएगा। हाँ, बिल्कुल, डिस्चार्ज हुआ है कि नहीं हुआ है। बिल्कुल, डिस्चार्ज के लिए बहुत सारे रीजन है, मतलब पॉइंट्स पर एक तो बहुत बड़ा डिस्चार्ज तो बहुत बड़ा हुआ है, क्योंकि ऑटिज्म जो बोलते हैं लाइफ लॉन्ग डिसेबिलिटी बताते हैं ऑटिज्म,
और जो बॉर्डर लाइन वाले बच्चे हैं वो बिल्कुल नॉर्मल मिंगल अप हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। लेकिन जो मॉडरेट और जो सीवियर प्लस बच्चे हैं उनको ले डिस्चार्ज मतलब बोलना बहुत मतलब वो है, बहुत मुश्किल है, फिर भी मुश्किल है। कुछ ऐसे पैरामीटर्स हाँ, होगा तो उसमें अब हम गोल्स सेट करते हैं, जो हमारे गोल्स कितने अचीव हुए हैं। ओके, ठीक है, गोल्स कितने अचीव हुए हैं। अगर गोल्स कई बार डिस्चार्ज इसलिए करने पड़ते हैं, हमने जो गोल्स बनाए हैं इतना टेक्निक्स के बाद भी नहीं हो पा रहे हैं, फिर भी डिस्चार्ज करने पड़ते हैं। ठीक है, अब ये मुश्किल हो रहा है ना। कई बार होता है पेरेंट्स खुद ही डिसाइड कर लेते हैं कि अब हम कंटिन्यू या फिर नहीं करेंगे, हम स्पोर्ट्स करा लेंगे या फिर ना। तो डिस्चार्ज के लिए तो बहुत सारी चीजें चाहिए और ये बहुत बड़ा टर्म है डिस्चार्ज। तो बहुत सारे क्राइटेरिया से गुजरेगा बच्चा, तब जाके डिस्चार्ज के लिए हम बोल सकते हैं। तो उसका रेगुलेशन बहुत अच्छा आना चाहिए डिस्चार्ज से पहले, उसको सोशलाइजेशन आ जाना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि एनवायरमेंटल लर्निंग उसकी स्टार्ट होनी चाहिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सेकंड इसमें और भी एक इम्पोर्टेंट आ जाता है कि बच्चे में फीलिंग्स आनी चाहिए, फीलिंग्स कि मुझे कंटिन्यूअस लर्न करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे स्पून फीडिंग पे होते हैं और पेरेंट्स इतने ओवर पैम्पर कर रहे होते हैं, तो उसमें एनवायरमेंट लर्निंग तो आ गई लेकिन उससे नीड टू लर्न की फीलिंग कभी नहीं आई कि मैं क्यों सीखूं। हाँ। और फिर क्या होता है कि अगेन वो उसमें रिवर्सल स्टार्ट हो जाता है और फिर दोबारा से वो थेरेपी लेना स्टार्ट करता है। हाँ बिल्कुल। डिस्चार्ज मेरे ख्याल से जो ऑटिज्म जो अगर माइल्ड मॉडरेट बच्चे हैं तो फिर भी 7 to 8 9 ईयर्स तक ना, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं 11 ईयर्स तक सेल्फ कंट्रोल आता है। जो न्यूरोटिपिकल बच्चे हैं जिनके सेंसेस अच्छे से डेवलप हुए हैं 11 ईयर्स तक ना सेल्फ कंट्रोल थोड़ा बेटर आ जाता है, अपने आप को समझने का ये सब ना। तो सेंसरी वाले बच्चों का तो बिल्कुल, अगर हम माइलस्टोन्स एज की बात करें ना तो बहुत पीछे है। अगर उनका मेंटल एज कितना है, उनका रियल एज से कितना है, उस पर डिपेंड करता है सारा ना। तो एक साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन भी होना चाहिए कि उसका आईक्यू कितना है, उसका मेंटल एज कितना है और रियल एज से कितना डिफर हो रहा है। आपको अगर हमने मेंटल एज को नहीं है, रियल एज से ज्यादा डिफरेंस है, तो फिर उसको सपोर्ट की जरूरत है कहीं कहीं। अगर तो इसमें एक और क्वेश्चन था कि मेनली जो सेंसरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर्स का प्रॉब्लम है, ADHD का प्रॉब्लम है, इनको तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी जैसा आप कह रहे हैं कि कम से कम 12 साल तक तो चाहिए ही चाहिए और देते रहना चाहिए। जो न्यूरोटिपिकल वाले जो प्रॉब्लम है जिसको हम लोग लर्निंग डिसेबिलिटी की कैटेगरी में रखते हैं, जैसे कि आपका डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, डिस्कैल्कुलिया हो गया, OCD हो गया, क्या इन बच्चों को भी ऑक्यूपेशनल थेरेपी की नीड है? बिल्कुल। इसमें जो लर्निंग डिसेबिलिटी वाले बच्चे हैं ज्यादातर देख रहे हैं कि स्पेशल एजुकेटर ज्यादा काम कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं ना वो एक लेवल तक नहीं ले जा पा रहे हैं बिकॉज लैक ऑफ टेक्निक्स। देखिए एनीवे वो तो बोल रहे होते हैं, वो कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, बिल्कुल बता रहे होते हैं और वो सोशलाइज भी कर रहे हैं। जहाँ लर्निंग डिसेबिलिटी है तो फिर हम एज ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट उसके हम फाउंडेशन चेक करते हैं। फाउंडेशन चेक करते हैं, उसका विजुअल परसेप्शन वो स्पेस में नहीं लिख रहा, दैट मींस उसका वो अवेयरनेस है ही नहीं है, स्पेशल अवेयरनेस बहुत पुअर है, तभी वो लाइन में नहीं लिख पा रहा बच्चा। उसको उल्टा सीधा सभी भी गड़बड़ कर रहा है, दैट मींस उसके डिसलेक्सिया वाला। इसका मतलब है कि उनको भी ओटी चाहिए उनका। हो सकता है दोनों ब्रेन इंटीग्रेट नहीं हो रहे अच्छे से, तो बायलैटरल इंटीग्रेशन पर हम काम करेंगे। उसके रिफ्लेक्सेस मोस्टली एलडी वाले बच्चों में एटीएनआ रिफ्लेक्स पॉजिटिव मिलते हैं, इंटीग्रेटेड नहीं होते हैं, तो उसको काम करेंगे हम। उसका फोकस अटेंशन कितना है उसको काम करेंगे, तो एलडी वाले बच्चे में बहुत हम अच्छी हेल्प कर सकते हैं। और डाउन सिंड्रोम के केस में उनको चाहिए होता है ओटी। हाँ, डाउन सिंड्रोम से ओटी से बहुत हेल्प मिल जाती है उनको। उनमें ओरल का बहुत बड़ा रोल है फिर ना, डाउन सिंड्रोम में ओरल पूरा एक अलग ही मतलब गोल्स बना के हमें ना रखना चाहिए। बेसिकली उनके तो हम टोन पर काम करते हैं, क्योंकि डाउन सिंड्रोम में लूज टोन होते हैं बहुत ज्यादा। तो एक आने के बाद फिर उनके ना उसपे सोशलाइजेशन भी बहुत बच्चों के ना धीरे धीरे आने लगते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं। तो वो सेंसरी पार्ट तो लेकिन नहीं होते हैं ज्यादा, लेकिन हमको उनको टोन अप पर काम करना है, ओरल वाला पार्ट पर काम करना और कोग्निशंस पर, क्योंकि बच्चे फिर ना ज्यादा फिर आईक्यू भी लो होते हैं एक्चुअली डाउन सिंड्रोम में ना, कोग्निटिव एरिया फिर थोड़ा सा काम करना होता है। तो सर आज हमने काफी सारे बातें कर ली, बिल्कुल बहुत कम टाइम में बहुत ज्यादा, क्योंकि हमारे बच्चों के पास इतनी प्रॉब्लम है तो पूरा दिन कम है ना, काम बात करने के लिए पूरा दिन कम है। लेकिन एक दो क्वेश्चंस मुझे भी आपसे पूछने। आपने अपनी कंपनी को बिल्कुल यहाँ से उठा के, तो उसमें एक शॉर्ट में क्या जर्नी कैसी रही आपकी ना, इतना आपने लेवल उठाया स्पीच गियर को बिल्कुल, क्योंकि मैंने ग्राउंड से बिल्कुल देखा आपको, फील्ड वर्क से देखा आपको। तो जब
हाँ, मतलब आप जैसे व्यूअर्स को नहीं पता होगा, लेकिन मैं हाँ। अपने व्यूअर्स को ये बताना हाँ, चाहता हूँ कि बेसिकली स्पीच गियर्स हमने स्टार्ट किया है, उसके पीछे रीजन लक्ष्य है, जो कि एक Okay. न्यूरो डाइवर्स चाइल्ड है। हाँ। तो लक्ष्य पे काम करते करते मैंने ये वेंचर स्टार्ट किया था। हम इसलिए इतना ज़्यादा इस पे आगे आ पाए बिकॉज़ हमने स्पीच गियर्स के साथ में सिर्फ जो कि एक थेरेप्यूटिक टूल्स बनाते हैं हम लोग, स्पीच टूल्स बनाते हैं, लेकिन हमने कोर्स भी स्टार्ट किया। हमने एक अलग से विंग स्टार्ट किया, स्पीच गियर रिसर्च इंस्टीट्यूट, और वहाँ पे हम वो रियल रिसर्च करते हैं वहाँ पे, एक छोटी-छोटी बातों पे, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसके साइंटिफिक रीज़निंग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। फिर हमने एक कोर्स लॉन्च किया ओएसआईटी, जो कि ओरोमोटर्स पे है, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। Okay. और बहुत इफ़ेक्टिव है ओएसआईटी फीडिंग के लिए, स्पीच डेवलपमेंट के लिए और स्पीच क्लैरिटी के लिए, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस लेवल पे काम करते हैं, प्रैक्टिस डेवलपमेंट पे काम करते हैं। और हमारा अप्रोच मल्टीडिसिप्लिनरी अप्रोच रहता है हमेशा, क्योंकि मैं मानता हूँ कि ऑटिज्म किसी एक फील्ड का काम नहीं है, इसमें सारे फील्ड्स को, सारे डिसिप्लिन को साथ में काम करना पड़ेगा, तब जाकर बच्चे में इम्प्रूवमेंट आएगा। सो चूंकि बहुत जेन्युइनली काम हो रहा है और बहुत इफेक्टिव है, रिजल्ट्स ओरिएंटेड है, तो काफी लोग वर्ड ऑफ माउथ हमारी काफी पब्लिसिटी हुई और लोग इसको यूज कर रहे हैं tools को। और अभी सिचुएशन ये है कि सिर्फ इंडिया में नहीं, हम तो बहुत सारे कंट्रीज में अपने टूल सप्लाई कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत जरूरत भी थी एक्चुअली। हाँ, अभी हम लोग 12 से ज्यादा कंट्री में हमारे टूल्स आ रहे हैं, जहाँ पे हमारे फ्रेंचाइजी है। ओके। सो इसीलिए हम लोग इतना कर पाए। हमें थेरेपिस्ट का बहुत सपोर्ट मिला, अब जैसे थेरेपिस्ट को और बाकी SLP को जो इस फील्ड को समझते हैं। बिल्कुल, इवन ऑक्यूपेशनल थेरेपी तो जीरो टू लेकर एंड तक के लिए ना, एंड तक के लिए मैं जो मेरे मेंटर थे, टीचर थे, ओके, तो मैंने बोला मैं तुम्हें इतने अच्छा इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि हो सकता है मुझे बाद में जरूरत पड़े ऑक्यूपेशनल थेरेपी की। ओके, हाँ, एक बच्चे के लिए नहीं, इवन हम, हाँ बिल्कुल, जेनेटिक केसेस में इवन बहुत वास्ट है ऑक्यूपेशनल थेरेपी, मतलब हम शॉर्ट टर्म में इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। फिर आगे फर्दर फिर किसी और टॉपिक पर हम लोग फिर बात करेंगे। बिल्कुल, हाँ। सो वी विल थैंक यू सो मच। ठीक है, बस थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय बाय।